हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब देखिए, हम आज के इस क्लास में ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूनिट नंबर पहला कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में जो पढ़ना है आपको सिलेबस में मैंने बताया था। सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए यहाँ पर भी जान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एक शब्द आपके सामने आ गया, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हिंदी में कहते हैं हम लोग वातावरण, या फिर आप कहें तो वायुमंडल। क्या कहें? एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ना है, इसके संगठन के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से वायुमंडल का निर्माण होता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो कवर करेंगे वह है आइसोलेशन। क्या है आइसोलेशन? बोले तो हिंदी में कहते हैं सर इसे सूर्यताप। क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। अर्थात सूर्य के तापमान के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य की गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये सारे टॉपिक हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास लंबी होगी लेकिन मैं आपको बहुत आराम से हर टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छे से हर एक चीजों को समझ सके, पेपर में क्वेश्चंस आए तो उसका सॉल्यूशन कर सके। अब हमारी जो ये क्लास रहने वाली है ये बाइलिंगुअल रहने वाली है। बोले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाली है, तो दोनों बच्चों के लिए कंफर्टेबल क्लास है। तो चलिए फटाफट से, एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सेशन को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप हमें वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सिलेबस की, टॉपिक की, और हर एक क्वेश्चन को जानने की प्रयास करते हैं। इस टॉपिक से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा ताकि आपके सामने जब प्रश्न होगा तो इसके आंसर ढूंढने में क्या होगी, सुविधा होगी। क्लासेस बहुत लंबी होने वाली है आज की और बहुत मजेदार भी होने वाला है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके करंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, देखो बात करते हैं क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि वायुमंडल क्या होता है, इसके अर्थों को समझिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चंस बनाया जा सकता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में कि वायुमंडल के संगठन पर क्या करे, तो एक संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट टिप्पणी करे। अगला बात करें तो वायुमंडल की संरचना को समझाइए, ये पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है सूर्यताप क्या होता है और पृथ्वी पर इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, यानी कि सूर्य का जो ताप है इसका वितरण जो हमारे पृथ्वी पर होता है यह किन किन प्रभावों में आकर वितरित होता है, इसके प्रभाव को जानना है। और पांचवा जो क्वेश्चंस रहने वाला है वह है पृथ्वी पर सूर्यताप के वितरण किस प्रकार से होते हैं, इसके वितरण को समझाना है। ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपसे 5 मार्क का पूछा जाता है। अब 5 मार्क वाली क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे ये भी जानेंगे हम लोग। फिर बात करें यहां पर तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं मेरे बच्चे। लॉन्ग टाइप यहां से क्वेश्चंस बन सकता है वायुमंडल क्या है, इसके संगठन, इसकी संरचना का क्या करे, व्याख्या करे, जो कि इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई रहने वाला है। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, अगला बात करेंगे हम तो दूसरा जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस यहां से बन जाएगा वह है सूर्यताप क्या है और इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारणों की क्या करे, तो विवेचना करें, डिटेल में समझाएं। तो इस टाइप से ये तमाम क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकता है। अब इन सभी प्रश्नों का हमें जवाब ढूंढना है तो पूरी क्लास को ध्यान से करना है। आइए क्लासेस को देखते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। पहली बातें, आपको वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चे? वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा सबसे पहला टॉपिक रहा है। तो आइए वायुमंडल के बारे में समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने एक छोटा सा नाम, छोटा सा टॉपिक वायुमंडल नाम का आता है। अब वायुमंडल क्या होता है, तो देखो वायुमंडल की जब हम बात करते हैं तो हमें यहां से थोड़ा हटके आगे चलना होगा। हम चलते हैं सौरमंडल के पास। कहां पर चलते हैं? सौरमंडल के पास। ठीक है, गहराई से समझेंगे हर चीजों को। सौरमंडल में बात करें तो सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, है ना। तो देखो अगर बात करें ग्रहों की तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं?
8 ग्रह हैं। अब चलो बताओ आप लोग कमेंट करके, यहां से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं ग्रह से। जैसे कि मैं बात करूं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इस तरीके की क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाली क्लास जब करवाऊंगा ना तो ये कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल चलिए हम ग्रहों की बात करें तो कुल ग्रह की संख्या कितने हो जाते हैं, 8 ग्रह हो जाते हैं। इतनी बातें याद रहेगी। अब इसी 8 ग्रह में हमारा एक पृथ्वी है। 8 ग्रह में हमारा एक ग्रह क्या है, पृथ्वी है, जो कि तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है भाई। अब देखो पृथ्वी जो है हमारा, इस पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। कई सारे बहुत सारे गैस का आवरण यहां पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, गैसों का आवरण। जैसे हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया आपका, इस तरीके से बहुत सारी गैसें हैं। उन गैसों पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक विशाल आवरण, गैसों का क्या मिलता है, तो एक विशाल आवरण देखने को मिलता है। और यह क्या करती है, तो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से ढकी हुई है, घेरे हुई है। और यही क्षेत्र क्या कहलाता है, तो यही क्षेत्र जो है, ये जो आपका क्षेत्र जो है, जो गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को ढके हुए है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, तो इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। समझ में आया वायुमंडल क्या होता है। चलो अब वायुमंडल से रिलेटेड हम कुछ जानकारी को जानने की कोशिश करेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे, जलवायु वैज्ञानिक, है ना, जिसका नाम क्या था, क्रिचफील्ड। क्रिचफील्ड नाम का एक जलवायु वैज्ञानिक होता है, जो बताते हैं कि वर्तमान में जो अभी वायुमंडल आपको देखने को मिलता है, इस वायुमंडल का जो स्वरूप है कब तैयार हुआ था, तो लगभग आज से 58 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। कितने करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग आज से 50 से 58 करोड़ वर्ष पूर्व जो है, यह वायुमंडल का आवरण देखने को मिला था, यह वायुमंडल का आवरण तैयार हुआ था। जो यह युग है, यह युग जिसको हम 58 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर लेते हैं, तो यह युग किस नाम से जाना जाता था, तो कैम्ब्रियन युग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपसे यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना के पूछ सकता है। क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है कि वायुमंडल का जो है वर्तमान का जो स्वरूप है, यह सबसे पहले कितने वर्षों पहले या किस युग में देखा गया, तो आप कहोगे सर कैम्ब्रियन युग में जो है यह सबसे पहले देखा गया था। और ऐसा किसने बताया, तो जलवायु वैज्ञानिक क्रिचफील्ड ने बताया। समझ में आया बात। चलो तो ये तो थी कि भाई कब से हमने वायुमंडल के स्वरूप को देखा है और इसके बारे में हमें जानकारी किसने बताया है, इसके संबंध में जानकारी थी। फिलहाल हम बात करते हैं वायुमंडल की। तो देखो वायुमंडल का जो भार होता है, इसका जो वेट होता है वह कितना होता है, तो वायुमंडल का भार आप याद रखिएगा 5.6 गुना 10⁻25 टन होता है, ठीक है। 5.6 गुना 10⁻25 टन यह किसका भार है, तो आप कहोगे सर वायुमंडल का भार है। अब इतने भार में से इसका जो भार है टोटल 5.6 गुने 10⁻25 टन, इसका लगभग आधा भार जो है यह धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक देखी जाती है, तो 5500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है क्या देखा जाता है, पृथ्वी जो धरातल है हमारा, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं, उस धरती से लगभग 5500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वायुमंडल के कुल भार का आधा भार देखा जाता है। समझ में आ रही है बात। देखो अब इसके अतिरिक्त, ये तो पुरानी जानकारी थी, बहुत पुरानी डेटा है, लेकिन वर्तमान समय में भी इस पर बहुत सारी रिसर्च चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे आपके जो हैं साइंटिस्ट हैं जो लगातार इस पर रिसर्च करते ही रहता है। तो आधुनिक संसाधन के द्वारा जो जानकारी मिलती है, उस आधुनिक संसाधन के आधार पर हम जब बात करते हैं तो वायुमंडल की जो अंतिम ऊंचाई मानी जाती है वो कितना माना जाता है, तो लगभग जो है 16,000 किलोमीटर, ठीक है। 16,000 किलोमीटर से लेकर के 32,000 किलोमीटर के बीच में क्या माना जाता है, तो यह माना जाता है भाई साहब वायुमंडल की एक ऊंचाई मानी जाती है, जो कि अंतिम ऊंचाई माना जाता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे फिगर में, देखिए यहां पर ये आपके वायुमंडल की कुछ संरचना है, ये आपका पृथ्वी हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ आपके वायुमंडल की परतें हैं। इसके अकॉर्डिंग हम आधुनिक अनुसंधानों के द्वारा बताएं, आधुनिक रिसर्च के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा लगभग कितने, तो 16,000 से लेकर कितने, 16,000 से लेकर 32,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्या माना जाता है, तो वायुमंडल का क्षेत्र माना जाता है। याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है।
वायुमंडल का 50% भाग जो होता है यह इसके लगभग कितने, तो 5.1/2 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक देखा जाता है, 50% ऊंचाई, ठीक है। और इसमें बाकी का जो है 75% भाग की अगर हम बात करते हैं तो 75% भाग आपके 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक देखा जाता है, और 99% भाग जो है यह 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक स्थित। ऐसा वायुमंडल की संरचना के बारे में आधुनिक संसाधनों से हमें क्या मिलती है, आधुनिक रिसर्चों से हमें जानकारी मिलती है। तो अब देखो ये आपकी क्या थी, तो एक छोटी मोटी जानकारी थी वायुमंडल से संबंध में। वायुमंडल के बारे में क्या आपने पढ़ा कि वायुमंडल आखिर होता क्या है। जलवायु वैज्ञानिक क्रिचफील्ड के अनुसार जो है, क्रिचफील्ड ने क्या बताया कि कब से जो है हम इस वायुमंडल के स्वरूप को देख पा रहे हैं, उस युग को किस नाम से जाना जाता है, वायुमंडल का भार कितना होता है, वायुमंडल की जो भार है उसके कुल आधे भार जो है कितनी ऊंचाई तक हमारे इस धरातल से देखी जाती है। इसके बाद वर्तमान जानकारियां हमें वायुमंडल के संबंध में क्या निकल कर आता है, ये सारी जानकारी आपने वायुमंडल के बारे में समझ लिया, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करके कमेंट में यस टाइप कीजिए कि सर वायुमंडल के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमें पता चल गया है। अब जैसे कि यहां पर मैंने आपको पहला प्रश्न पढ़ाया था, पहला प्रश्न मेरे बच्चे क्या पढ़ाया था आपको, पहला प्रश्न क्या नोट करवाया था, पहला प्रश्न था वायुमंडल क्या है, ठीक है। वायुमंडल क्या है इसके अर्थों को समझाइए। अब बताओ जब आपसे पेपर में ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में पूछा जाएगा तो आप इजीली हल कर पाओगे कि नहीं, कमेंट करके बताइए फटाफट से। चलिए अगला प्रश्न, वायुमंडल के संगठन के बारे में जानना है, इसके संरचना के बारे में जानना है, तो चलो हम बारी बारी से हर एक टॉपिक को कवर कर ही लेते हैं। अब बात कर ले, अगर हम देखो तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, वह आपका रहने वाला है वायुमंडल का संगठन। क्या रहने वाला है, वायुमंडल का संगठन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो किस प्रकार से वायुमंडल का संगठन होता है, कैसे किन किन तत्वों को मिलाकर जो है हमारा ये वायुमंडल बना है, इसमें हम यही चीज़ों को पढ़ेंगे। तो वैसे हम बात करें वायुमंडल के बारे में, किसके बारे में बात करें, वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल की जो बनावट है, यह बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हम बात कर ले गैस की, ठीक है, गैसों का आवरण यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओजोन लेयर देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वायुमंडल का। कैसे है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। आगे हम बात करते हैं तो हमारे वायुमंडल में आपको जलवाष्प भी देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं तो जलवाष्प के साथ साथ हमारे वायुमंडल में धूल कण का मिश्रण भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या होता है, तो हमारे वायुमंडल का संगठन होता है। अब बारी बारी से हम इस चीज़ पर अगर फोकस करें तो ध्यान से समझिएगा। देखो हम गैस की बात कर लेते हैं तो भौतिक दृष्टिकोण से वायुमंडल विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण माना जाता है। भौतिक दृष्टिकोण अगर हम देखें तो भौतिक दृष्टिकोण बताता है कि लगभग 10 प्रमुख ऐसे गैस हैं जिसको मिलाकर हमारा वायुमंडल बना हुआ है। अब वह गैस कौन कौन सा है, तो जैसे कि आपका नाइट्रोजन गैस हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, ये सब याद रखिएगा, इसका प्रतिशत मात्रा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा है वह लगभग कितना है, 78%। लगभग कितना परसेंट है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जब पूछेगा तो 78.03%। कितना परसेंट मेरे भाई, 78.03%। तो यहां पर हम इसे लगभग में 78% कह सकते हैं। समझ में आ रही है। चलो, और ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, जीवनदायिनी गैस है, हम लोग उसको श्वसन क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 20.99%, 20.99% पाया जाता है। तो हम इसको लगभग में 21% कह सकते हैं, 21% कह सकते हैं। समझ में आया। तो काफ़ी मात्रा में आपने देखा कि 78% आपका नाइट्रोजन गैस हो गया, 21% आपका जो है क्या हो जाता है, ऑक्सीजन गैसेस हो जाता है लगभग। और बाकी के जो 8 गैसेस हैं जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, जिसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 0.03%। कितने परसेंट, 0.03%। इसके बाद आर्गन है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, ओजोन है। इस तरीके से आपके वायुमंडल में, आपका जो वायुमंडल है यह 10 प्रकार के गैसों का मिश्रण माना जाता है। कितने प्रकार के गैसों का, 10 प्रकार के गैसों का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सारे परसेंटाइल जरूर याद कर लीजिएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% लगभग है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% है। ज्यादातर पेपर में आपसे ये 3 पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना।
फिर इसके स्रोतों की बात कर लेते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन गैस जो है वह जैविक स्रोत से प्राप्त होता है, ऑक्सीजन भी आपको जैविक स्रोत से ही प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है वह जैविक स्रोत से तो मिलती है, ठीक है, यानी कि जीव जंतुओं से तो मिलता ही मिलता है। जैसे हम बात करें तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और छोड़ते कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया में कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह जैविक स्रोत हो गया, लेकिन इसके लिए आपका औद्योगिक स्रोत भी है। कहोगे औद्योगिक स्रोत क्या? तो बहुत सारे कल कारखाने जहां से धुआं निकलता है और उस धुआं में आपको कौन सा गैस देखने को मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलता है ना मेरे प्यारे बच्चे? तो ये आपके जैविक और औद्योगिक दोनों स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आपके आर्गन है जो कि रेडियोलॉजी से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन जो है यह जैविक और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। इस तरीके से आप इन सभी के स्रोतों को जरूर याद कर लीजिएगा। आपसे हो सकता है कि क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ ले। कैसे पूछेगा? जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज कराऊंगा ना, तो इन सभी टॉपिक पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। तो अभी से ध्यान रखो, अगर आप ध्यान रखते हो तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो गैसों का कुल मिलाकर इस प्रकार से विवरण रहा था। अब यहां पर बारी बारी से गैसों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन की बात कर ले, तो नाइट्रोजन जो है यह जैविक रूप से एक निष्क्रिय और काफी भारी गैस माना जाता है। एक निष्क्रिय गैस और एक काफी भारी गैस माना जाता है। इसका चक्रण वायुमंडल, मृदा मंडल और जैव मंडल में अलग अलग प्रकार से होता है। यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है यह वायुमंडल में जो इसका चक्रण होता है, वायुमंडल में जो यह परिभ्रमण करता है, यह हर क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे कि वायुमंडल में इसका अलग प्रकार से चक्रण होता है, मृदा मंडल में यानी कि मिट्टियों में जो है इसका एक अलग प्रकार से चक्रण होता है, जैव मंडल में जीवों के बीच में एक अलग प्रकार से इसका चक्रण होता है। क्योंकि देखो, जैव मंडल में तो मौलिक रूप से हम बात करें तो इसका चक्रण एक अलग प्रकार से होने की जरूरत भी है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस काफी जहरीला गैस होता है। नाइट्रोजन गैस क्या होता है प्यारे बच्चे? काफी जहरीला गैस होता है। और आप देखते होंगे, कभी देखो जब काफी तेज हवाएं चल रही होती है तो एक जीव जो कि सांप होता है, जीव क्या है? एक सांप की बात कर ले तो आप अक्सर देखोगे कि सांप जो है क्या करता है पता है? जिधर से हवा निकल रही है, जिधर से हवा चल रहा है, उस तरफ अपना मुंह करके एकदम हवा को सुरखता रहता है, हवा को अपने अंदर लेता रहता है। वह हवा से क्या खींचता रहता है? तो इसी नाइट्रोजन गैस को खींचता रहता है। कौन से गैस को खींचता रहता है? नाइट्रोजन गैस को खींचता रहता है। तो इसका जो है जैव मंडल में एक अलग प्रकार से डिवाइड करना, इसे इसका चक्रण करना बहुत आवश्यक है। फिर अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं तो राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है और यह नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में क्या करती है? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस? तो नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन में कौन सा? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अम्लीय वर्षा होती है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस नाइट्रिक ऑक्साइड कहिए, या अगर नाइट्रोजन गैस रहे तो आप इजिली नाइट्रोजन गैस को टिक करोगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला जो आपका गैस रहने वाला है इंपॉर्टेंट, वो है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए एक जीवनदायिनी गैस है, प्राणदायिनी गैस कह सकते हो, ठीक है। इस भारी गैस का संगठन जो है यह वायुमंडल के काफी निचले भाग में होता है, क्योंकि वायुमंडल के निचले भाग में इसका संगठन इसलिए है क्योंकि जीव जंतु जो होता है जिनके लिए ये प्राणदायिनी गैस माना जाता है, वह वायुमंडल के सबसे निचली सतह पर आपको देखने को मिलता है। तो निचली सतह पर है, इसलिए इसका संगठन आपको कहां पर? निचले सतह पर ही देखने को मिलता है। आई बात समझ में? चलो आगे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं? ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। जो पेड़ पौधा है, हमें ऑक्सीजन तो यहीं से मिलता है, पेड़ पौधा से ही, है ना भाई। पेड़ पौधा जो है यह क्या करता है? तो CO2 का ग्रहण किस तरीके से करता है? तो CO2 का ग्रहण जो है भाई साहब, यह आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? तो ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद जो है यह ऑक्सीजन गैस को मुक्त करती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? तो यह ग्रहण करता है। पेड़ पौधे किसको ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। अब देखो यहां पर एक सवाल बन सकता है कि पेड़ पौधे की बात करें तो हम मना करते हैं भाई साहब, रात्रि के समय में पेड़ पौधों के निकट नहीं सोना चाहिए। कहोगे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो यहां पर पेड़ पौधे जो है पूरे दिन हमें ऑक्सीजन गैस देता है, लेकिन रात्रि के समय में क्योंकि यहां पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। वैसे स्थिति में क्या होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन ग्रहण करना शुरू कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर छोड़ना शुरू कर देगा।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ना शुरू कर देगा, जो कि काफी घातक गैस है मानव के लिए, जीवों के लिए, तो जब आप रात्रि के समय में पेड़ पौधे के निकट सोते हो ना, तो वैसी स्थिति में आप ज्यादातर जो है बीमार पाए जाओगे, आपकी शारीरिक स्थितियां जो है डमाडोल हो जाएगी। इसलिए पेड़ पौधे के निकट रात्रि के समय में नहीं सोना चाहिए। समझ में आया बात? चलो आगे बात करें तो यहां पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यह विविध कारणों से इन गैसों की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि का कारण देखने को मिलता है। और जब इसकी वृद्धि होती है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की भी समस्याएं उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कौन कौन सी समस्याएं, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जो है आपको जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी। फिर चलिए हम बात करते हैं अगला जो आपका रहने वाला गैसेस, वह ओजोन। ओजोन बोले तो इसका सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। चलो अब हम ओजोन पर चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाए जाने वाला ओजोन जो है, यह सर्वाधिक सांद्रण 20 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलता है। कितने किलोमीटर तक ऊंचाई पर? 20 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलता है। ओजोन जो है यह क्या करता है, तो यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है, सूरज की किरण से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है, इस पराबैंगनी किरण को क्या करती है, तो रोकने का काम करती है। और यह पराबैंगनी किरण जो है मेरे भाई, यह हमारे लिए बहुत घातक है। पराबैंगनी किरण जो होता है यह हमारे लिए क्यों घातक है, तो देखो, जब यह अगर ओजोन लेयर, अभी वर्तमान में आप देखते होंगे कि हमारे वायुमंडल में पेड़ पौधों की कमियां हो रही है, प्रदूषण काफी ज्यादा फैल रहा है, तो वैसी स्थितियां में ओजोन लेयर का हमारा जो है क्षरण हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर हमारा क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसलिए आज हमारे वायुमंडल में आपको देखने को मिलता होगा कि कभी काफी तेज गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, ठंडी के महीना में काफी ठंडा लगना शुरू हो जाता है, गर्मी के महीना में जो है गर्मी के महीना में भी ठंडी लगता रहता है, ठंडी के महीना में भी आपको गर्मी लगता रहता है। तो ये जो आपके मौसम में असंतुलनता दिखाई देती है, यानी कि असंतुलित रूप से आपको मौसम देखने को मिलता है, यह सब किसके कारण हो रहा है? ओजोन लेयर के क्षरण के कारण ही। और याद रखिएगा, जब आपका ओजोन लेयर पूरी तरीके से क्षरित हो जाएगा तो आपका जो पराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट वेव, पराबैंगनी किरण जो है भाई साहब, यह डायरेक्टली इस धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं पर पड़ेगा। और जब यह किरणें डायरेक्टली अगर इस धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं पर पड़ेगी तो इस जीव जंतुओं को काफी ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान कैसे पता है? इस किरणों के पड़ने से आपको त्वचा कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। और त्वचा कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो आपकी जान ले सकती है। रतौंधी जैसी बीमारी हो सकती है। कौन सी जैसी बीमारी? जो कि आंख में होता है, रतौंधी जैसी बीमारियां हो सकती है। अगर मान लीजिए आंख में रतौंधी हो गया, आप देखोगे ही नहीं, तो पूरी दुनिया तो आपके लिए खत्म ही है ना भाई। जब देख ही नहीं पाओगे तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो मतलब समझो कि आपके लिए ये ओजोन लेयर जो है कितना इंपॉर्टेंस रहने वाला है। इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि क्या करो, तो पॉल्यूशन को हटाइए, पेड़ पौधे लगाइए और पर्यावरण को संतुलित कीजिए। समझ में आ रहा है ना भाई? तो ओजोन लेयर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आने वाले समय के लिए, वर्तमान के लिए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो वर्तमान में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं ओजोन क्षरण पदार्थ की बढ़ती मात्रा के कारण जो है क्या हो रहा है, ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, और जो हमारे लिए गंभीर समस्या के रूप में सामने निकल कर आ रही है। गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी भारी गैसेस हैं, जबकि शेष गैसेस काफी हल्की मात्रा में वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका ओजोन लेयर के बारे में जो भी जानकारी था, मैंने आपको काफी डिटेल में बताया कि किस प्रकार से हमें ओजोन लेयर को संरक्षित करना चाहिए, ओजोन लेयर की रक्षा करनी चाहिए, उसको जो है क्षरण होने से बचाना चाहिए। इस बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। अगला जो पॉइंट्स है वह है जलवाष्प। अब देखो, जलवाष्प के बारे में समझते हैं। तो वायुमंडल जो है हमारा, ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है वायुमंडल के आयतन के मुताबिक वह कितना परसेंट है? 4%। कितना परसेंट है? 4% है। अब इन 4% में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो हमारा जलवाष्प विद्यमान है। जलवाष्प की मात्रा जो है आपको सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलती है? तो जस्ट लाइक ये आपका पृथ्वी हो जाता है। इसमें आपको कई सारी रेखाएं, जैसे कि भूमध्य रेखाएं देखने को मिलती है, जैसे कि आपको मकर रेखाएं देखने को मिलती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो है आपको जलवाष्प की मात्रा काफी ज्यादा देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा के आसपास आपको जलवाष्प की मात्रा क्या देखने को मिलती है? काफी अधिक मात्रा में। और काफी कम मात्रा में, जैसे कि पोल है, ध्रुव है, ध्रुवों के आसपास जो है आपको काफी न्यूनतम मात्रा में क्या देखने को मिलेगी? तो जलवाष्प देखने को मिलेगी। ठीक है, भूमि से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले जो वायुमंडल का क्षेत्र है
वहां पर आपको 90% जलवाष्प देखते हैं। कितने परसेंट जलवाष्प? लगभग भूमि से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई, ठीक है, 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई के आसपास जो है आपको जलवाष्प की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। उसके ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाती है, वह घटती जाती है। आगे बात करें तो जलवाष्प जो है यह सभी प्रकार के संगठन का और इसके बाद जो है वर्षण संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। जलवाष्प जो है यह बहुत सारी गतिविधियों को कंट्रोल करती है, जैसे कि मौसम की घटनाएं, है ना। इसके बाद हम बात करें तो वर्षा वगैरह की बात रह जाती है। तो वर्षा जो होता है इन सभी में आपका जो है अहम रोल अदा करता है कौन? जलवाष्प। ज्ञातव्य है कि वायुमंडल में जलवाष्प का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित है? तो 0.001% भाग जो है यह सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके जलवाष्प से रिलेटेड जानकारी थी। अब एक और पार्ट्स जो कि वायुमंडल के संगठन में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है वह है आपका धूलकण, डस्ट, है ना, डस्ट, धूलकण। देखो डस्ट जो है भाई साहब, धूलकण जो है इसे हम लोग एयरोसोल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एयरोसोल के नाम से भी जानते हैं। और यह विभिन्न प्रकार से विभिन्न रूप में अनेकों स्रोत से देखने को मिलता है हमें। विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाली धूल कण जो है यह आर्द्रता ग्राही नाभिक पर का कार्य करता है। किसका काम करता है? आर्द्रता ग्राही नाभिक का काम करता है। और धूल कण सौर विकिरण के परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा क्या करती है? तो ऊष्मा को अवशोषित करती है। धूल कण क्या करती है? ऊष्मा को अवशोषित करने का प्रयास करती है और अवशोषित करती है। वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। यानी कि हम सभी जानते हैं, हमेशा से जानते हैं कि आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। आकाश का रंग कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चे? नीला होता है। लेकिन वास्तविक रूप में जब हम पृथ्वी से अपने आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें यह सफेद दिखता रहता है। कैसा दिखता रहता है प्यारे बच्चे? सफेद दिखता रहता है। व्हाट्स द रीजन? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आपका धूल कण है। रीजन क्या है? धूल कण है। क्योंकि सूर्य से जो निकलने वाली प्रकाश है वह हमारे क्या कहते हैं तो आकाश से होकर आता है। हमारे जो है आकाश से होकर जब आती है तो वहां पर क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और वैसी स्थिति में क्या होती है? जो इमेज बादल का या आकाश का जो इमेज हमारे आंखों पर बनता है वह एक वास्तविक इमेज नहीं बन पाता। इस धूल कण के कारण जो होती है यह नीले रंग की जो मात्राएं वो छट जाती है, नीले रंग की मात्राएं धूमिल पड़ जाती है और वह श्वेत रूप में हमें देखने को मिलता है ना। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि श्वेत रंग एक ऐसा रंग है जो लगभग 7 प्रकार के रंगों का मिश्रण है। कितने प्रकार के रंगों का मिश्रण है? 7 प्रकार के रंगों का मिश्रण है। तो जब भी कोई रंग अगर ज्यादा धूमिल दिखे, ज्यादा अगर उसकी जो है यानी कि उसकी वास्तविक रंग में थोड़ा सा जो कमी देखने को मिलती है तो वह श्वेत रूप धारण कर लेता है। और उसी प्रकार से नीला रंग भी जो है, आकाश का नीला रंग हमें वास्तविक रूप से न दिखाई देकर वह उजला यानी कि सफेद दिखता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो देखो क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समय दिखने वाला रंग जो है यह धूल कणों का ही देन है। सूर्योदय के समय जब सूर्य क्या होता है? उदय होता है, ठीक है। और जब सूर्य क्या होता है? अस्त होता है, यानी कि सूर्यास्त होता है। तो उस समय जो आपको वायुमंडल का रंग देखने को मिलता है वह रंग किसके कारण देखने को मिलता है? धूल कण के कारण ही देखने को मिलता है ना। इसके साथ साथ और बात करेंगे तो देखो उष्मा काल जो है या फिर गोधूली काल जो है, इसकी तीव्रता और उसकी अवधि का निर्धारण धूल कण की एक प्रमुख भूमिका मानी जाती है। उष्मा काल यानी कि गर्माहट, पॉल्यूशन जब ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है गर्माहट ज़्यादा होगी। तो यह किस पर आधारित हो जाता है आपका? तो धूल कण पर आधारित हो जाता है, इस पॉल्यूशन पर आधारित हो जाता है। धूल कण एवं धुएं के कारण आर्द्रता ग्राही नाभिक का भी कार्य करता है। धूल कण जो है और धुआं जो है यह आर्द्रता ग्राही के रूप में काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये क्या करता है? टेम्परेचर को, आर्द्रता को क्या करता है? अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को मिलाकर ही हमारे वायुमंडल का क्या किया गया है? तो संगठन किया गया है, हमारा वायुमंडल तैयार हुआ है। आगे बात करते हैं वायुमंडल की संरचना कैसी रहने वाली है। वायुमंडल का संरचना समझेंगे ध्यान से, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना।
अभी आपने पढ़ा था वायुमंडल के संगठन के बारे में, किन किन चीजों को मिलाकर वायुमंडल बनता है, क्या क्या चीजें मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाती है वायुमंडल को बनाने में। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में कि आखिर वायुमंडल की कितनी परतें हैं, कौन सी परत किस प्रकार से उपयोगी मानी जाती है, उन परतों को जानेंगे। तो हम अगर बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की, किसकी बात करते हैं, वायुमंडल की संरचना की, तो वायुमंडल की संरचना एक बहुत जटिल प्रक्रिया माना जाता है, बहुत बड़ा प्रक्रिया माना जाता है। वर्तमान में सैकड़ों अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिन्होंने रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग उपकरण की सहायता से जो है इसकी खोज की, इस पर रिसर्च में लगे रहते हैं हमेशा, है ना। वायुमंडल की संरचना विभिन्न परतों से मिलकर होती है, जिसमें कुछ परतों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्षोभ मंडल को जानेंगे, जिसको हम लोग अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल को किस नाम से जाना जाता है, अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मंडल जो होता है वो होता है आपका समताप मंडल, तीसरा मंडल जो कि ओजोन मंडल होता है, चौथा मंडल आयन मंडल, और सबसे आखिरी में आप पढ़ोगे बहिर्मंडल या आप कहे तो बाह्य मंडल। बारी बारी से इन सभी मंडलों का हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में जान लेते हैं। तो जब अगर हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की, तो देखो हमारा ये पृथ्वी हो गया, यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी का एक सेंटर होता है, इस सेंटर से लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई, तो इसके लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई जाओ, 8 किलोमीटर, ठीक है। इसके ध्रुव से 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से अगर हम बात करें, विषुवत रेखा से लगभग 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र जो है क्या होता है, तो भाई साहब आपका क्षोभ मंडल कहलाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल जो है यह वायुमंडल का सबसे निचला परत माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर तक विषुवत रेखा पर, और 18 किलोमीटर ध्रुव पर लगभग 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर लगभग कितने किलोमीटर मानी जाती है, 18 किलोमीटर मानी जाती है। अब अगर बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है यह विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। मौसम में परिवर्तन, बादल, आंधी और वर्षा जैसी जो सभी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, या कहां पर होती है, तो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। बादल वगैरह आपको कहां पर देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल पर देखने को मिलती है। आंधी वगैरह जो आती है, आंधी वगैरह की परिघटना के बारे में हम कहां से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, तो ये सारा चीज हमको कहां से देखने को मिलता है, तो आपको क्षोभ मंडल पर ही देखने को मिलता है। वर्षा जैसी गतिविधियां हमें कहां देखने को मिलती है, तो क्षोभ मंडल पर ही देखने को मिलता है ना मेरे भाई। अब इस क्षोभ मंडल को हम एक और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवहन मंडल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि संवहन धाराएं जो है यह इसी मंडल तक सीमित है। संवहन धाराएं जो है यह कहां तक सीमित है, क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। इसमें तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना देखने को मिलता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस, अथवा अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। कितने होती है, 6.4 सेल्सियस होती है, और इसे अधोमंडल कहा जाता है। तो ये कुल जानकारी किसके बारे में थी, क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल क्या होता है, पृथ्वी का सबसे निचला परत होता है। ध्रुव से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, पृथ्वी के ध्रुव से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा से 18, विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है। और इस मंडल पर हमको कौन कौन सी गतिविधियां देखने को मिलती है, तो बादल, आंधी, वर्षा, ये सारी घटनाएं जो हैं, सारे मौसम परिवर्तन जैसी घटनाएं कहां पर, तो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो है संवहन मंडल की जो धाराएं हैं, संवहन धाराएं हैं, वह कहां तक सीमित रहता है, तो आपके क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। समझ में आया बात। यहां पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, प्रत्येक 165 किलोमीटर पर इसकी टेम्परेचर की गिरावट देखने को मिलती है। समझ में आया बात। प्रत्येक किलोमीटर पर बात करें तो 6.4 डिग्री सेल्सियस इसके तापमान की गिरावट देखने को मिलती है। चलो आगे हम बात करते हैं। दूसरा मंडल वह है आपका समताप मंडल। समताप मंडल जो है यह क्षोभ मंडल से ऊपर होता है। जैसे ये पृथ्वी था हमारा, या पृथ्वी का ध्रुव, यहां से ये मंडल जो है आपका, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। इसके ऊपर वाला जो मंडल दिखेगा वो आपका समताप मंडल है। समताप मंडल की बात करते हैं तो भाई साहब यह जो है यह 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, ठीक है, कितने, 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है यह समताप मंडल कहलाता है।
और इस मंडल में आपको आंधी, बादलों की गरजना, बिजली का कड़कना, जिसे हम लोग ठेठी भाषा में लाका लकना कहते हैं, है ना, तो बिजली का कड़कना, धूल कण और जलवाष्प जैसी मौसमी घटनाएं आपको नहीं देखने को मिलती है ना। ये सारी घटनाएं तो आपने कहां देखा था, ये सारे मौसमी घटनाएं आपने क्षोभ मंडल में देखा था, जो कि समताप मंडल में नहीं होता है। ठीक है, समताप मंडल की मोटाई की बात करें तो यह ध्रुव पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। समताप मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा कहां पर, तो ध्रुव पर देखने को मिलती है, और कभी कभी विषुवत रेखा पर तो इसका लोप हो जाता है, विषुवत रेखा पर यह दिखता ही नहीं है। समझ में आया बात। अब देखो यहां पर कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो कभी कभी विशेष मेघों का निर्माण जो है इस मंडल में देखने को मिलता है, जिसे मुलाभ मेघ कहते हैं। कौन सा मेघ कहते हैं, मेघ की घटनाएं तो आपको बादल का निर्माण होना, वर्षा वगैरह जो है आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। लेकिन जब एक विशेष प्रकार की मेघ का निर्माण होता है, जिसे मुलाध मेघ कहते हैं, मुलाभ मेघ कहां पर बनता है, तो भाई साहब आपके समताप मंडल में देखने को मिलता है। और आप एक और चीज देखते होंगे, नोट करिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए वायुयान जो होता है, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, जहाज वगैरह हो जाता है, यह सब जो है यह किस मंडल में आपको उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो यह सब समताप मंडल में आपको उड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, समताप मंडल में ही आपके वायुयान उड़ते हुए दिखते हैं, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं। चलो आगे ओजोन लेयर की बात करते हैं। तो ओजोन लेयर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है। ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर या आपका तीसरा लेयर है। कौन सा लेयर है, तीसरा लेयर। पहले आपका क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, फिर आपका ओजोन मंडल। ओजोन मंडल की जो ऊंचाई मानी जाती है वो लगभग 32 से लेकर 60 किलोमीटर के बीच माना जाता है। कितना किलोमीटर, 32 से लेकर 60 किलोमीटर के बीच माना जाता है। और इस ओजोन परत की अगर बात करते हैं, तो यह ओजोन परत जो है यह पृथ्वी के लिए एक प्रकार का सुरक्षा कवच। आपसे पूछा जाए पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल को कहा जाता है, आप कहोगे सर ओजोन मंडल को कहा जाता है। और ओजोन मंडल जो है भाई साहब यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। सीएफसी का ओजोन परत को नष्ट करते जा रही है। बहुत सारी चीजें, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि जो है यह सब क्या करती है, तो इसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण जो है यह दिनानुदिन क्या होता जा रहा है, तो क्षरित होता जा रहा है और हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती जा रही है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान की वृद्धि होती है। ओजोन मंडल में क्या होता है, तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। और ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है, तो डाप्सन में मापा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की मोटाई को किस मात्रक द्वारा मापा जाता है, आप कहोगे सर डाप्सन का प्रयोग करके क्या किया जाता है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ये सारी जानकारी आपके ओजोन परत से संबंधित थी। फिर अगर हम बात कर ले प्यारे बच्चे आयन मंडल की, किसकी बात कर लेते हैं, आयन मंडल की। समझो ध्यान से आयन मंडल क्या होता है। यह आपका चौथा मंडल हो गया, पृथ्वी है, यहां पर पहले आपका क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, ओजोन मंडल और फिर आपका आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई लगभग 60 किलोमीटर से लेकर कहां तक, तो 640 किलोमीटर के बीच माना जाता है। ठीक है, और इस मंडल का जो भाग है यह कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों के द्वारा आयनीकृत होता है। ठीक है, और आयन मंडल में रेडियो वेव बनता है। आयन मंडल में क्या बनता है, रेडियो वेव। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल को चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, तो रेडिएशन की जरूरत हो। मोबाइल में रेडिएशन होता है और आपको बहुत सारे जो हैं आपको क्या देखने को मिलते हैं, रेडियो वेव देखने को मिलता है, जिसके सहायता से, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सारी सुविधाएं का हम क्या कर पाते हैं, तो आनंद ले पाते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए कि संचार का जो उपग्रह है, संचार उपग्रह आपके आयन मंडल में ही अवस्थित होते हैं। संचार उपग्रह कहां अवस्थित होते हैं, आयन मंडल में उपस्थित होते हैं, और यहीं से हमें सारा कंट्रोल देखने को मिलता है, जिस कारण हम मोबाइल फोन से एक जगह से दूसरे जगह बात कर पाते हैं। टेलीविजन पर कोई भी न्यूज वगैरह देख पाते हैं, कहीं से प्रकाशित होता है और डायरेक्टली हमारे टीवी पर हमारे घर में दिखता है। यह सब किसके कारण, तो आपके संचार सैटेलाइट के कारण ही देखने को मिलता है, संचार उपग्रह के कारण ही देखने को मिलता है। और सिंपली याद रखिएगा यह सब जो है आपको कहां अवस्थित देखने को मिलेगा, तो आयन मंडल में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे अगले मंडल जो कि आखिरी मंडल की बात करते हैं, वह है आपका वायुमंडल। क्या है, वायुमंडल। अब वायुमंडल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बहिर्मंडल से नाम से जानते हैं। अब आपने अभी देखा क्या, तो अभी देखा आपने आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई कितना तक थी भाई, तो 60 किलोमीटर से लेकर के कितना किलोमीटर तक, तो 640 किलोमीटर तक। अब 640 किलोमीटर के ऊपर का जो भाग होगा वो सीधा समझ लीजिए वो कौन सा भाग होगा, वह होगा आपका वायुमंडल। कौन सा मंडल होगा, वायुमंडल होगा। कौन सा मंडल होगा, वायुमंडल होगा। क्लियर है। चलो आगे बात करें तो यह जो मंडल है भाई साहब, इस मंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, कि इसका कोई अंत नहीं होता है कि यह कहां तक होगा।
और इस मंडल में आपको अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस देखने को मिलता है। तो आपसे पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से किस मंडल में, ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा सबसे सर्वाधिक देखी जाती है? तो आप कहोगे सर वायुमंडल में। कौन से मंडल में? वायुमंडल में। आप देख रहे हो कि आपके जितने भी क्वेश्चंस जिस टाइप के बनाए जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट टाइप हो, लॉन्ग टाइप हो, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं कवर करा के देने वाला हूं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी जो थी वह किसके रिगार्डिंग थी? यह थी आपके वायुमंडल के संरचना के रिगार्डिंग, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग ये सारी जानकारी थी। उम्मीद करता हूं आपको ये पांचों मंडल जो है आपके वायुमंडल के, जो कि कौन कौन सा है? क्षोभ मंडल, जिसको अधोमंडल कहते हैं, जिसको हम लोग कौन सा मंडल कहते हैं? अधोमंडल कहते हैं, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या वायुमंडल, इन सभी मंडल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। चलो, अब ये आपका जो है टॉपिक जो था, पहला टॉपिक क्या था हमारा? सबसे पहला स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है आइसोलेशन। क्या है? आइसोलेशन। आइसोलेशन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो आइसोलेशन का मतलब होता है सूर्यताप, ठीक है भाई, सूर्यताप। पहले ये बताओ कि आपको स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर समझ में आया अच्छी तरीके से? एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना प्यारे बच्चे कि अच्छे तरीके से ये सारा बात हमको समझ में आ गया सर, ठीक है। अब आइए आइसोलेशन के बारे में जानते हैं। आइसोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगाइएगा। आइसोलेशन पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था, वहां पर यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आया था सूर्यताप से। अब सूर्यताप को हम एक और नाम से जानते हैं, वह सौर विकिरण है। क्या है? सौर विकिरण। अब इसको समझिए, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषाएं हो सकती है, इसके रिगार्डिंग हमें कौन कौन सी जानकारियां सामने निकल कर आती है। अब अगर बात करते हैं हम लोग सूर्यताप की, तो वायुमंडल और पृथ्वी के उष्मा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? हमारे वायुमंडल में जो उष्मा है, जो गर्मी आपको देखने को मिलता है, जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, कहां से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य से कहां से मिलता है भाई? सूर्य से मिलता है ना। और इसी सौर ऊर्जा को सूर्यताप कहा जाता है, आइसोलेशन कहा जाता है। हम समझ में आया बात? किसको कहेंगे आप सूर्यताप? तो सूर्य से जो निकलने वाली ऊष्मा है, जिसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम सौर विकिरण कहते हैं, यही क्या कहलाता है? सूर्यताप कहलाता है। नहीं समझ में आया सर? दूसरे शब्दों में समझाइए तो आप इजीली कह सकते हो कि लघु तरंगों के रूप में संचारित लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौर ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं, है ना। लघु तरंग, लघु तरंग के रूप में जो संचारित होने वाली आपकी क्या है? तो सौर ऊर्जा है, सौर विकिरण है। यह सौर विकिरण कितने किलोमीटर प्रति घंटा के? तो भाई साहब 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। कितने? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यात्रा तय करती है। कौन? तो आपके सूर्य की जो आपकी ऊष्मा है, वो ऊष्मा। और उसी सूर्य की ऊष्मा, उसी सूर्य के विकिरण को हम लोग सूर्यताप कहते हैं। आया बात समझ में? किसको कहेंगे? सूर्यताप। अब जब बात करते हैं सूर्यताप की, तो सूर्य धधकता हुआ गैस का बृहद गोला माना जाता है। वैसे हम लोग सूर्य को धधकता हुआ आग का गोला कहते हैं। किसका गोला कहते हैं? आग का गोला कहते हैं। लेकिन मौलिक रूप से कहा जाए तो सूर्य जो है वह धधकता हुआ गैसों का गोला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैस सम्मिलित होते हैं और हर गैसों की जो नेचर होती है, हर गैसों का जो गुण होता है, प्रकृति होती है, अलग अलग होता है। कुछ गैस जो कि ठंडे होते हैं, आरामदायक होते हैं, कुछ गैस काफी गर्मीला होता है। जैसे कंपैरिजन कर लो ना तुम ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की। जब ऑक्सीजन गैस, हवाएं जब ठंडी ठंडी चलती है तो बड़ा मजा आता है, ओहो यार सुकून मिला दिल को, है ना भाई। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड, आप जब सांस छोड़ते हो तो अपनी नाक के पास हाथ लगा के देखना, आपको लगेगा कि उस अंदर से जो गैस बाहर आ रही है वह गैस गर्माहट दे रहा है हमारी हाथ को, है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर देखने को मिला आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। इसी प्रकार से बहुत सारे गैसेस जो हैं हमारे इस वायुमंडल में है, और उन्हीं सभी गैसों का बृहद मिश्रण कौन है भाई? आपका सूरज है, ठीक है।
सूर्य की व्यास की बात कर ले तो सूर्य का जो व्यास है, क्योंकि सूर्य का जो व्यास, सूर्य गोलाकार होता है, तो सूर्य का जो व्यास है वह लगभग पृथ्वी से 100 गुना, कितना गुना? पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा आपका सूर्य है। और इसके आयतन की बात करें, किसकी बात करें? आयतन की बात करें प्यारे बच्चे, तो याद रखिएगा पृथ्वी के आयतन से लगभग 1 लाख गुना आयतन किसका है? तो 1 लाख अधिक गुना जो है आपके सूर्य का आयतन है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बात करते हैं। तो सूर्य का जो धरातल होता है, सूर्य, क्योंकि धरातल तो हर, सूर्य भी एक ग्रह ही है, सूर्य क्या है? एक ग्रह ही है ना? तो इसका भी धरातल होगा, जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह है तो पृथ्वी का एक धरातल है ना प्यारे बच्चे? तो पृथ्वी का धरातल है, उसी प्रकार से जो सूर्य का धरातल होता है, सूर्य के धरातल को फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सूर्य के धरातल को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे फोटोस्फीयर कहते हैं। समझ में आ रही है बात? चलो अब ये जो फोटोस्फीयर है, इसका तापक्रम जो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई साहब, यहाँ 40 से 45 डिग्री रहता है तो देह जल उठता है कि नहीं? 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो क्या होता है? जैसे लग रहा है कि देह में अगिया लग गया है। लेकिन यहां पर देखो, जो सूर्य का धरातल होता है, सूर्य की धरातल पर तापमान कितनी होती है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। समझ सकते हो कि सूर्य कितनी गर्म होती है। समझ में आया? तथा इसका जो केंद्रीय भाग होता है, लगभग जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट पर जब इसकी तापमान मापी जाए तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। हाई लो भाई, कितना गर्मी है सूर्य में, है ना? इसीलिए सूर्य भाई साहब, इसके जो दायरे हैं काफी बड़े दायरे बनाए गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारा भारत एक मिशन लॉन्च किया था सूर्य के लिए, जिसका नाम था लूनर मिशन। क्या नाम था? लूनर मिशन, यानी कि लूनर L1 मिशन। क्या नाम था इसका? लूनर L1 मिशन था, जो कि सूर्य की परिक्रमा के लिए गया था, सूर्य की गतिविधियों को देखने के लिए गया था। जो कि सूर्य की जो सबसे बाहरी कक्षा है, वह सिर्फ उस सूर्य के बाहरी कक्षा में रहकर वहां से जो है क्या करेगा? तो सारी चीजों को ऑब्जॉर्व करेगा, यानी कि वो सूर्य की सतह पर चला जाएगा। समझे कि नहीं? L1 मिशन कहने का मतलब था लूनर फर्स्ट मिशन। क्या नाम था? लूनर फर्स्ट मिशन। और यह सूर्य के सबसे बाहरी कक्षा में रह करके सूर्य की गतिविधि को देखता। अगर अंदर जाएगा तो जल के राख हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ही देख लो भाई, इसका जो है सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस, इसके केंद्र में भाई साहब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है। समझ में आ रहा है बात? चलो आगे बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो औसत तापक्रम है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका जो औसतन तापक्रम है वह 15.2 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को याद रखिए। आगे हम बात करते हैं, यहां पर बहुत सारी जानकारियां सूर्य से रिलेटेड मैं आपको अभी बताने वाला हूं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनकर आएंगे। देखो क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत जो है यह आंतरिक भाग, जहां अत्यधिक दबाव तथा आपको वहां पर अत्यधिक तापमान देखने को मिलता है, जिससे हम लोग नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में क्या कर पाते हैं? तो रूपांतरित करके उष्मा का क्या करता है? वहां से उत्सर्जन होता है। नहीं समझ में आया सर? पॉइंट कुछ समझ में नहीं आया? समझो ध्यान से क्या होता है। देखो आपका जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है, तो सूर्य का जो ये आंतरिक क्षेत्र है, सूर्य का आंतरिक क्षेत्र जहां पर काफी हाईली टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, हाईली टेम्परेचर एंड प्रेशर, तापमान और दाब होता है वहां पर। तो यहां पर क्या होती है? जब हाईली टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है तो यहां पर एक घटना होती है जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। क्या घटना होती है? नाभिकीय संलयन घटना होती है। और नाभिकीय संलयन की घटना के कारण जो है यह क्या होता है? तो यह बदल जाता है हाइड्रोजन और हीलियम में। किसमें बदल जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम में रूपांतरित हो जाता है। और रूपांतरण होने के कारण क्या होती है? तो यहां से ऊष्मा का, किसका? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। समझ में आया? यह ऊष्मा परिचालन तथा संवहन के द्वारा सूर्य से बाहरी सतह पर पहुंचती है और हमें क्या देती है? ऊष्मा प्रदान करती है। आगे बात करें तो सूर्य का जो बाह्य सतह है, बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। ये सब जितने भी रेड पॉइंट से मैंने हाईलाइट किया है सबको नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। सूर्य की जो बाहरी सतह है, बाहरी सतह से जो ऊष्मा निकलती है, बाहरी सतह से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को हम लोग फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। और इसी तरह सूर्य का जो बाह्य सतह है इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक सतह को आपने क्या कहा था?
आंतरिक सतह को, अभी मैंने आपको बताया आंतरिक सतह को क्या कहोगे, तो आंतरिक सतह को फोटोस्फीयर कहोगे। जो धरातल है सूरज का, जो धरातल है सूरज का, आप उसको क्या कहोगे, फोटोस्फीयर कहोगे। लेकिन इसका जो बाह्य सतह है, इसके बाह्य सतह को कहा जाता है फोटोस्फीयर। क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर। बाहरी सतह को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। इस सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण होता है। किसके द्वारा, तो बाह्य सतह से जो ऊर्जा का विकिरण होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा ऊर्जा का विकिरण होता है। क्लियर है सारी बातें। चलो आगे बात करते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जिसमें उष्मा होती है विकिरण करती है। जिस भी वस्तु में उष्मा होगा, जिस भी वस्तु में उष्मा होगा वह विकिरण की क्रिया करेगा। इसके नियमानुसार बात करें तो जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है उसमें उतनी ज्यादा, उसमें क्या होती है, तो तरंग क्या होता है, उतना कम होता है। जो जितना गर्म होगा उसमें तरंग दैर्ध्य क्या होगा, उतना कम होगा, उसकी तरंग उतनी छोटी होगी। और इसके कारण से क्या होता है, तो सूर्य विकिरण के द्वारा निकलने वाली जो लघु तरंग होती है वह लघु तरंग लगभग हम बात करें तो आपके जो है प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर की गति से भ्रमण करती है। समझ में आया। तो ये आपकी किसकी गतिविधियां हैं, तो ये आपके जो है सूर्य के तरंगों की गतिविधियां हैं, जो ये बताता है कि कोई भी वस्तु हो हमारे आसपास, कोई भी वस्तु हो जो जितना ज्यादा गर्म होगा उसकी तरंग क्या होगी, उतनी ज्यादा कम होगी, उतनी ज्यादा छोटी होगी। और वही कारण है सूर्य की जो तरंग होती है उसे लघु तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु तरंग कहा जाता है। और यह लघु तरंग जो है भाई साहब प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर की गति से क्या करती है, तो भ्रमण करती है, घूमती है। इसके विपरीत अगर बात करें तो अपेक्षाकृत कम तापक्रम होने वाली जो है वस्तुओं का विकिरण क्या होता है, तो कम होता है। परंतु दीर्घ तरंग के रूप में जो दीर्घ तरंग के रूप में होता है, तो उदाहरण के लिए पृथ्वी हो जाता है हमारा। पृथ्वी जो है यह क्या है, तो भाई साहब यहाँ पर तरंगे अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यह भाई साहब कम यह जो है उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, उतनी ज़्यादा गर्म तो है। पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की आंतरिक सतह है, ये भी काफ़ी गर्म देखने को मिलती है, बट सूर्य की अपेक्षा ये कम गर्म देखने को मिलती है। तो ये सारी जो है सूर्य के विपरीत दिशा में जो है कार्य करती है। तो यह था आपका क्या, सूर्यताप। क्या था भाई, सूर्यताप या सौर विकिरण को समझना। उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई हो तो इसको ध्यान से सुनिए। सूर्यताप क्या होता है, तो भाई साहब सूर्यताप सूर्य से निकलने वाला जो ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है, सूर्य से निकलने वाला जो ऊर्जा है उसी को क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप जो है यह लघु तरंग के द्वारा संचारित होने वाली एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड परिभ्रमण करती है, जिसको सूर्यताप कहा जाता है। और फिर तो बात करें हम, सूर्य एक प्रकार का ऐसा गोला है जो कि पृथ्वी से भाई साहब, पृथ्वी से 100 गुना आपको जो है बड़े व्यास में देखने को मिलती है। इसका आयतन पृथ्वी से 1 लाख अधिक गुना बड़ा दिखता है। इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, इसके बाह्यतम भाग को क्या कहते हैं। इस प्रकार से ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है सूर्यताप के बारे में। ठीक है, अब आइए, ये तो था सूर्यताप। लेकिन जब यही सूर्यताप हमारे धरातल पर आता है, पृथ्वी पर आता है, कहां पर आता है, पृथ्वी पर, हमारे धरातल पर आता है, इसका वर्गीकरण पृथ्वी पर कैसे होता है। पृथ्वी पर यह आपको देखने को मिलता होगा कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं। बहुत सारी देशों में आप इतनी बातें तो जानते ही होंगे प्यारे बच्चे कि कुछ देश ऐसे हैं जो काफी गर्म हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो काफी ठंडा है। अरे भाई देश की तो बात छोड़ लो, तुम भारत में रहते हो, भारत में भी आपको ऐसे जगह मिल जाएंगे, जो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर सूरज की जो किरणें हैं, कभी कभी तो हमको लगता है बरसों लग जाता है देखने में, है ना। मतलब कुछ ऐसे भाग जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो जाता है, यहां पर सालों भर ठंडी पड़ती है। क्या पड़ती है, सालों भर ठंडी पड़ती है। कुछ ऐसे भाग है जहां पर बहुत सारे बहुत गर्मी वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं, है ना। कैसा क्यों होता है, चलो इसके रीजन के बारे में भी जान लेते हैं। पृथ्वी पर इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वह है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन ऑन द सरफेस। धरातल पर सूर्य ताप का वितरण किस प्रकार से होता है, समझो ध्यान से। हम पृथ्वी बनाने वाले हैं, अभी क्या बनाने वाले हैं, पृथ्वी की संरचना बनाने वाले हैं। आपका भाई साहब ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। ऐसा ही हमारा पृथ्वी है कि नहीं बताइए। चलो है सर, ऐसा ही है। इसमें से भाई साहब कई सारी रेखाएं गुजरती है, जैसे ये आपकी रेखाएं हो गई।
कौन सी रेखाएं? विषुवत रेखाएं। तो सूर्य ताप की जो सर्वाधिक मात्रा देखने को मिलती है वह कहां पर देखने को मिलती है? विषुवत रेखा के आसपास देखने को मिलता है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि विषुवत रेखा के निकट जो है दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। और इतना ही नहीं, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वह डायरेक्टली यहां पर पड़ता है, यानी कि लंबवत होता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से तब समझ पाएंगे जब आपके सामने ग्लोब होगा। क्या होगा? ग्लोब होगा। आप ग्लोब अपने पास रखो, ग्लोब को घुमाकर देखो, विषुवत रेखाएं आपको दिखेगी। सूरज की किरणें लाकर देखो, अपनी हाथ कोई सूरज की किरणें मान लेना। सपोज ये आपका ग्लोब है, यहां पर अपनी हाथ कोई सूरज मान लेना और देखो यहां पर जो ये आपका ग्लोब कुछ इस प्रकार का है, तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ज्यादा उभरा है। तो जब ज्यादा उभरा है मेरे प्यारे बच्चे, तो सिंपल सी बात है कि कोई चीजें यहां पहले पड़ेगी, सूरज की किरणें यहां लंबवत होगी। तो जब सूरज की किरणें यहां लंबवत होगी प्यारे बच्चे, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहां पर गर्मी ज्यादा होगी। क्या होगी? गर्मी ज्यादा होगी। सूर्य ताप बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। परंतु अगर हम बात करते हैं सूर्य के दक्षिणायन या फिर उत्तरायण में, दक्षिणायन में या फिर उत्तरायण में बात कर ले, तो स्थिति के कारण जो है यहां पर अत्यधिक सूर्य ताप मंडल विषुवत रेखा के दोनों ओर सरकता जाता है। लेकिन अगर तुम यहां पर आ जाओ, उत्तर दक्षिण आ जाओ, कहां आ जाओ? ये ऊपर वाला भाग उत्तर हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये यहां पर ये आपका साउथ पोल हो गया। तो आप यहां देखोगे तो यहां पर आपको सूर्य का ताप जो है यह सरकता हुआ दिखता है, यानी कि कम देखने को मिलता है। विषुवत रेखा से सूर्य ताप ध्रुवों की ओर कम होता जाता है और ध्रुवों पर यह ताप इतना कम हो जाता है मानो कि विषुवत रेखा पर केवल 40% ही प्राप्त हो पाता है। और इस तरह ध्रुवीय क्षेत्र जो है यह न्यूनतम ताप प्राप्त करता है। ध्रुवीय क्षेत्र क्या प्राप्त करता है? न्यूनतम तापमान प्राप्त करता है। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका जो इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स बोले तो विषुव। जब इक्विनॉक्स का समय होता है, इक्विनॉक्स के समय में जो है दोनों गोलार्ध पर सूर्य ताप का वितरण जो है प्रायः समान होता है। इक्विनॉक्स याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा क्षण है, ऐसा कौन सा पल है जिस समय जो है दोनों ही गोलार्ध पर सूर्य का ताप जो है यह समान रूप से देखने को मिलता है। तो वह मोमेंटम आपका विषुव मोमेंटम है, इक्विनॉक्स मोमेंटम है। इसके विपरीत अगर कर्क रेखा की बात करें, मकर रेखा की बात करें, ठीक है, कर्क तथा मकर संक्रांति के समय में दोनों गोलार्ध में ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो सूर्य ताप का वितरण जो है जिसमें पर्याप्त असमानता देखने को मिलती है। और पर्याप्त असमानता के कारण यहां पर यह देखा जाता है, यहां पर यह ध्यान देना आवश्यक बात है कि सूर्य ताप के वितरण का वायुमंडल में परावर्तन, शोषण तथा प्रकीर्णन आदि प्रभावों में पर्याप्त असर देखने को मिलता है। कि यह जो सूर्य ताप है, सूर्य ताप का जो वितरण है या सूर्य ताप के वितरण पर जो है वायुमंडल का जो परावर्तन है, इसमें जो वायुमंडल में शोषण की गतिविधियां होती है, प्रकीर्णन की गतिविधियां होती है, इन सभी गतिविधियों के कारण आपको काफी प्रभाव देखने को मिलता है। किस पर? तो इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर सूर्य के तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि उसके बांटने में। इसी कारण से आप देखते होंगे जब मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति कर्क संक्रांति होती है। कौन सी संक्रांति होती है? कर्क संक्रांति के समय में आपको सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत आपको दिखाई देगा। ध्रुव पर क्या होती है? तो ध्रुव पर दिन की अवधि यहाँ पर सर्वाधिक लंबी होने लगती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर सूर्य ताप सर्वाधिक नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यहाँ पर सूर्य ताप जो है 40 डिग्री अक्षांश के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। धरातलीय तापक्रम जो है यह निम्न अक्षांश वाले भाग में सर्वाधिक हो जाता है और भूमध्य रेखा के पास नहीं के बराबर होता है। तो ये तमाम जो है इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किसका देखने को मिलता है? तो आपके जो सूर्य ताप हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है पृथ्वी पर। कैसे? समझ में आया सारी बातें? सर अच्छे से नहीं समझ में आया, चलो एक बार फिर इस पर नजर डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान देना, जैसे यहाँ पर ये आपकी विषुवत रेखाएं हैं, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होता है? तो आपको गर्मी देखने को मिलती है। यही चीज़ें जब आपके यहाँ पर ऐसे समझ लो ना भाई, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऐसे यहाँ पर ऐसे समझ लो, ये लाइन ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर जैसे लंबाई बढ़ेगी तो तापमान कमेगा, लंबाई बढ़ेगी तापमान कमेगा, लंबाई घटेगी तापमान बढ़ेगा। जैसे हम बात कर लेते हैं
आप देखो यहाँ पर दिन में काफी ज्यादा आपको दिन में धूप देखने को मिलती है। जी सर, दिन में कई सारे पहर होते हैं, सुबह होता है, शाम होता है ना, सुबह शाम हो दोपहर होता है। तो दोपहर के समय में आपको ज्यादा गर्मी लगती है, क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है उस समय डायरेक्ट लंबवत होती है, और लंबवत होने के कारण यहाँ पर डिस्टेंस जो है कम होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस कम होता है, और इसी डिस्टेंस की कमी के कारण यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर देखिए तो आपके डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस जैसे ही बढ़ा तो टेम्परेचर कम गया, टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। तो सुबह में हमें गर्मी कम देखने को मिलती है, शाम में गर्मी कम देखने को मिलती है। बस यही चीजें है डिस्ट्रीब्यूशन, यही चीजें क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन, सूर्य ताप का जो है इस सरफेस पर क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन करना। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, अगर ये सारी बातें अच्छे से समझ में आया है तो आगे फिर हम बात करते हैं। देखो यहां पर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे भाई साहब जो है सूर्य ताप, अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वह टॉपिक क्या है? सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। यानी कि सूर्य ताप जो है जब इसका वितरण होता है तो यह कौन कौन से कारक हैं जो इसे प्रभावित कर सकता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक पर अगर नजर डालते हैं तो याद रखिएगा, सूर्य की किरणों को वायुमंडल की एक मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है। सूर्य की जो किरण है जब हमारे पृथ्वी की धरातल पर आता है तो हमारे वायुमंडल में मैंने आपको कितने परत पढ़ाए? 5 परत। कितने परत पढ़ाए? 5 परत पढ़ाए हैं। इन सभी परतों से, यह परत काफी मोटी परत होती है और इन परतों से इसे गुजरना पड़ता है। अतः वायुमंडल का प्रभाव सूर्य ताप की मात्रा पर पड़ना स्वाभाविक है। वायुमंडल का प्रभाव किस पर पड़ता है? सूर्य ताप पर पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल की परतें जो है इसको अलग अलग प्रकार से डिवाइड करके क्या करती है तो अपने अंदर अवशोषित करने का प्रयास करती है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वायुमंडल का जो प्रभाव है यह सूर्य ताप पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सौर कलंक इत्यादि कारण जो है, यह सभी कारण जो है क्या करता है तो सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, सूर्य का जो सूर्य की किरण है उसका तिरछापन, ठीक है, इसके बाद दिन की अवधि का घटना बढ़ना, इसके बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी का बढ़ना, है ना, सौर कलंक, इन सभी कारणों को हम अच्छे से समझते हैं। आइए प्यारे बच्चे, अगर बात करते हैं सूर्य के किरणों के कोण के बारे में, सूर्य का जो किरण है वह किस प्रकार से एंगल क्रिएट करती है, जरा ध्यान दो। जैसे अभी दिन रात के बारे में मैंने बताया था, सुबह शाम दोपहर के बारे में अभी बताया था, कैसे हमें सुबह के समय में कम गर्मी लगती है, शाम के समय में कम गर्मी लगती है और दोपहर के समय में ज्यादा गर्मी लगती है। तो इसके पीछे का जो एग्जैक्ट रीजन है प्यारे बच्चे, रीजन की बात कर लेते हैं। तो पहला है आपके सूर्य के किरण का कोण। पृथ्वी के भूतल पर सूर्य की किरणें एक समान रूप में नहीं पड़ती है। पृथ्वी का जो तल है वहां पर सूर्य की किरणें एक समान रूप से आपको नहीं देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत, परंतु ध्रुवों पर यह किरणें क्या होती है? तिरछी पड़ती है। आपका ये पृथ्वी हो गया, यह आपका भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर आप क्या देखोगे तो यह लंबवत पड़ती है, जबकि इसके सेंटर पर बात कर ले, सेंटर पर भाई साहब यह तिरछी देखने को मिलती है। और लंबवत किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है तो टेम्परेचर अधिक हो जाता है, और टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो यह वायुमंडल में क्या होती है? अधिक गर्माहट लाती है। जबकि तिरछी किरणें जो है यह अत्यधिक दूरी तय करती है। तो तिरछी दूरी जो है अत्यधिक दूरी तय करेगी तो वहां पर सूर्य का ताप क्या होगा? कम होगा। तो ये कारण है एंगल का। किसका कारण है? एंगल का। ये जो एंगल बढ़ता घटता है वैसी स्थिति में क्या होती है तो मेरे प्यारे बच्चे सूर्य के ताप प्रभावित होते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है सूर्य प्रकाश की अवधि। सूर्य प्रकाश की अवधि की बात करें, यानी कि सूर्य प्रकाश जो है वह किस अवधि में कैसे रहता है, तो भूमध्य रेखा पर सालों भर आपको क्या देखने को मिलती है? सालों भर दिन और रात की अवधि समान लंबाई में आपको कहां पर भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा पर आपको क्या देखने को मिलता है तो भूमध्य रेखा पर जो है सालों भर आपको दिन और रात जो है, ठीक है, दिन और रात की लंबाई आपको समान देखने को मिलती है। जैसे कि आपने कभी यह अनुभूति किया होगा कि जाड़े के दिनों में हम लोगों के यहाँ जहां पर हम लोग रहते हैं, तो जाड़े के दिनों में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि क्या होती है तो दिन छोटा हो जाता है। दिन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। रात बड़ी हो जाती है। रात क्या हो जाता है? बड़ी हो जाती है। तब ना भाई जाड़े के समय में एकदम लंबा चौड़ा एकदम नींद लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? यही चीजें हैं। तो भाई साहब ये क्यों होता है?
इसके पीछे की रीजन क्या है। बट हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर यह लंबाई हमेशा एक समान रहती है, जबकि सेंटर पर आने के बाद यह जो है यह दिन रात की लंबाई में अंतर देखने को मिलता है। दिन का बड़ा और रात का छोटा होना पृथ्वी की परिक्रमा पर निर्भर करता है, यानी कि पृथ्वी जो हमारी अपनी धुरी पर परिक्रमण करती है और इसी परिक्रमण के कारण ही क्या होता है तो दिन और रात की लंबाई छोटी बड़ी होती है। ठीक है, परिक्रमण के साथ साथ पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने का जो है यह समय घटता बढ़ता है। जब हमारी पृथ्वी परिक्रमा करेगी, तो जब हमारी पृथ्वी परिक्रमण करती है अपने धुरी पर, तो वैसी स्थिति में पृथ्वी का झुकाव भी देखने को मिलता है। जब पृथ्वी का झुकाव देखने को मिलता है तो सूर्य प्रकाश जो है सही तरीके से पृथ्वी पर सही समय से प्राप्त नहीं हो पाता है। वैसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश हमें घटता बढ़ता दिखाई देता है। इसलिए जाड़े के महीना में आप देखते होंगे कि सूर्योदय लेट से होता है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। गर्मी के महीना में आप देखोगे आपको डिफरेंट टाइप से देखने को मिलेगा कि सूर्यास्त पहले सवेरे हो जाता है, शाम काफ़ी लेट को होती है। ये सारी गतिविधियां आपको देखने को मिलती है। किसके कारण? तो ये सब पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के जिस भाग में अधिक समय तक प्रकाश रहता है वहां पर दिन बड़ा होता है, और जहां पर कम समय प्रकाश रहता है समझिए वहां पर दिन क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? अब अगर बात करें तो तीसरा जो रीजन है वह है जल थल का वितरण। जल थल के वितरण पर चर्चा करते हैं तो देखो पृथ्वी के जो धरातल हैं, इस धरातल पर जल थल का वितरण जो है, जल का यानी कि जलीय भूभाग का वितरण और इसके बाद स्थलीय भूभाग का वितरण, यह भी क्या करता है तो सूर्य के ताप को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि जलीय भाग की अपेक्षा स्थलीय भाग जो होता है वह काफी जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है ना। जलीय भाग की अपेक्षा जो जलीय क्षेत्र है, जैसे मान लो सपोज करो हम भारत की बात कर लेते हैं, तो आपका ये भारत है, कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से आपकी भारत की नक्शाएं होती है ना। तो देखो ये जो आपका यहाँ नीचे वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, ये सारा क्षेत्र जो है भारत का, ये पूरा क्षेत्र जो है ये क्या है तो जलीय सीमा रेखा बनाता है। क्या बनाता है? जलीय सीमा रेखा बनाता है। इधर केवल और केवल आपको क्या देखने को मिलता है भाई, समुद्र ही समुद्र है, महासागर ही महासागर है ना, समुद्र ही समुद्र देखने को मिलता है, जलीय क्षेत्र। और ऊपर वाला ये जो क्षेत्र है यह स्थलीय क्षेत्र है। तो वैसी स्थिति में आप देखोगे कि जहां जलीय क्षेत्र होता है, जो जलीय भाग है, जहां जल की मात्राएं अधिक होती है, वह भाग स्थलीय भागों के अपेक्षा थोड़ा लेट से गर्म भी होता है, थोड़ा लेट से ठंडा भी होता है। लेकिन स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इस सभी वितरण के कारण भी क्या होता है, सूर्य ताप का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है वितरण पर। ठीक है, आगे बात करते हैं सौर कलंक की संख्या। सर सौर कलंक है ना, सौर कलंक क्या होता है समझो ध्यान से। देखो सूर्य के अंदर स्थित काले धब्बे का प्रभाव, सूर्य के अंदर जो है काला धब्बा आपको देखने को मिलता है, तो उसी काले धब्बे को सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। और यह जो सौर कलंक है, इस धब्बे के प्रभाव के कारण भी क्या होता है तो सूर्य ताप के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बात करें हम, यदि सूर्य के अंदर इस सौर कलंक की संख्या जब अधिक हो जाएगी, जैसे ही इस सूर्य के अंदर सौर कलंक की संख्या बढ़ेगी, समझो क्या होगा तो सूर्य ताप अधिक होगा, और जब कम होगा तो समझो कि सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, कम होगा। समझ में आया बात? तो इस प्रकार से भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अगला बात करेंगे तो पृथ्वी और सूर्य के दूरी में काफी अंतर है। पृथ्वी और सूर्य के दूरी में क्या है, काफी अंतर है। पृथ्वी लगभग आपका अंडाकार स्थिति देता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा करता हुआ नजर आता है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। बट यहाँ पर क्या है तो आपका जो पृथ्वी जो है वह अंडाकार स्थिति में मिलता है, जिसके कारण 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे निकट, ठीक है, जिसके कारण 3 जनवरी को सूर्य जो होता है यह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। और यह ऐसी स्थिति को हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उपसौर के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा और इसे अच्छे से याद रखिएगा। बात करें देखो यहाँ पर क्या है तो 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे निकट होती है सूर्य, जो कि कितना किलोमीटर तो 14.70, ठीक है, 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है, जो सबसे निकटतम बिंदु मानी जाती है। और इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी से यह सबसे दूर हो जाता है। 3 जनवरी को सबसे निकट, 3 जनवरी को सबसे निकट, 3 जनवरी का दिन उपसौर के नाम से जाना जाता है ना। और 4 जुलाई को
4 जुलाई को यह सबसे दूरी पर होता है, लगभग 15.20 किलोमीटर के आसपास, है ना। तो इसको अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अतः पृथ्वी के सतह पर जुलाई की अपेक्षा जनवरी महीना में क्या होता है? तो सूर्य ताप अधिक होता है। पृथ्वी पर जुलाई की अपेक्षा जनवरी महीना में सूर्य ताप क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन आपतन कोण और सूर्य प्रकाश की अवधि अगर देखा जाए तो इन अन्य कारणों इसके और भी अन्य कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? तो उपसौर की स्थिति पृथ्वी के जलवायु पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है। समझ में आया बात? तो ये सारे पॉइंट्स जो थे जिसके आधार पर हम कवर कर सकते हैं किसको, तो ये जो टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन, यानी कि सूर्य ताप का जो है वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन, इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कौन कौन से कारण किस प्रकार से पृथ्वी पर जो है सूर्य के तापमान को वितरित करने में प्रभाव डालती है। अब प्यारे बच्चे, जो शुरू में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था, इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो। देखो ये सारा क्वेश्चंस अभी अभी मैंने कवर कराया है। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ से शॉर्ट टाइप बन रहे हैं, 2 क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप बन रहे हैं। कुछ भी पूछ ले आप पेपर में आराम से हल कर लोगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी, सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आया या कहीं कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, उसके बारे में आपको बताई जाएगी, ठीक है। और या फिर आप क्या करो तो इस वीडियो को इसको 2 गुने स्पीड पर ले जाओ, 1.5 गुने स्पीड पर ले जाओ, ठीक है। इसको 1.5 गुने स्पीड पर ले जा करके कान में ईयरफोन लगाइए, आराम से जो है 2 से 3 बार सुनिए, सारी बातें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जब पेपर में क्वेश्चंस आएगा तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चे, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर कोई त्रुटि हमसे रह गई हो समझाने में या फिर कुछ टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब ना करने में, तो वो भी जरूर कॉमेंट करके बताइएगा ताकि उसमें हम इंप्रूव कर सके। विशेष आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।